नमस्ते छात्रों, आप सबका स्वागत है अभिनव ऑनलाइन मंच पर। आज की तासिका में हम सबसे महत्वपूर्ण जो 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड की कृति पत्रिका होती है उसका अभ्यास करेंगे। इस कृति पत्रिका का अभ्यास करते समय हमें ध्यान में रखना है कि उसके कुल अंक कितने होते हैं, कितने समय के लिए होता है, और वो समय जो विभाजित किया जाता है तो अंक के हिसाब से या अंक के अनुसार हमें अपने आप को उस पत्रिका के तहत, लिखावट के तहत या लेखन के तहत अपनी कार्यक्षमता को कितना कार्यरत करना है या कितना उसके ऊपर कार्य करना है, कितना समय कितने अंकों के लिए देना है, इस सब के लिए बहुत ही गहराई से सोचना पड़ता है। क्योंकि भाषा का पेपर लिखते समय हमें बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बोर्ड की कृति पत्रिका, विषय हिंदी है, समय 3 घंटे है इसका, और कुल अंक जो है 80 मार्क्स का है या 80 अंक का है। इसके विभाग जो है विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4, विभाग 5, इस तरह से 5 विभागों में बोर्ड की कृति पत्रिका विभाजित होती है और इस विभाजित पत्रिकाओं के लिए अलग अलग अंक दिए जाते हैं। तो सबसे पहले विभाग अंक है वो 20 अंक के लिए होता है। तो हम देखेंगे इस 20 अंक के लिए कौन सा हिस्सा आता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में से 20 अंक के लिए पठित गद्य आते हैं। गद्य का अर्थ होता है हम जो पाठ पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक से, वो सभी पाठों पर आधारित ये प्रश्न होता है। दूसरा भाग है 12 अंक के लिए, और वो भाग जो है वो पद्य के अनुसार चला जाता है, यानी जितनी भी कविताएं आती है उसके ऊपर आधारित 12 अंकों को विभाजित किया जाता है। विभाग 3 जो होता है वो 8 अंकों के लिए होता है और वो पूरक पठन। तो ये पूरक पठन जो होता है ना, उसमें पाठ भी आएंगे और उसमें पूरक पठन में कविताएं भी आती है। तो पूरे पाठ्य पुस्तक में पूरक पठन नाम का एक अलग हिस्सा आता है जिसमें हमें कविता भी इंक्लूड की जाती है और यहाँ पर पाठ भी होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो कोई भी पाठ या कोई भी कविता यहाँ पर आपको 8 अंक के लिए दी जाती है। विभाग 4 जो होता है 14 अंक के लिए होता है। तो पाठ्य पुस्तक के अनुसार या 10वीं कक्षा के अभ्यासक्रम के अनुसार जितना व्याकरण आपको पढ़ाया जाता है या पढ़ाने योग्य है या बोर्ड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उस सभी व्याकरणिक हिस्से को 14 अंकों में बांटा जाता है। तो अलग अलग हिस्से आते हैं, आपको पता है, शब्द भेद होते हैं, वाक्य के प्रचार होते हैं, काल के प्रकार होते हैं, इन सबको यहाँ पर 14 अंकों में बांटा जाता है। उसके पश्चात हम विभाग 5 की तरफ मुड़ेंगे, उसको 26 मार्क होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये लिखते समय हमें दिक्कत ये आती है कि हमें समय पूरा नहीं पड़ता है। तो समय नहीं पूरा पड़ता है तो क्यों नहीं पूरा पड़ता है, और समय बचाना है तो 26 अंक के लिए उपयोजित लेखन जिसे कहते हैं, रचना विभाग भी कहा जाता है। तो सही मायने में रचना विभाग का अर्थ ही ऐसा होता है कि आपको उसकी रचना करनी होती है और फिर लेखन करना होता है। उसके लिए 26 अंक दिए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इस बात के लिए यहाँ पर आपका कौशल दिखता है, आपकी पढ़ाई दिखती है, आपका शब्द भंडार दिखाई देता है और आपकी काल्पनिकता दिखाई देती है। इन सभी गुणों को लेकर इस 26 अंकों को आपको पाना होता है। आसान नहीं होता है और 3 घंटों में ये सब कुछ पूरा करना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन आसान भी बात है अगर इसके ऊपर हमने अभ्यास किया तो। और वही अभ्यास आज हम कर रहे हैं। 3 घंटों में आसानी से हम उस
कृति पत्रिका को किस तरह से लिख सकते हैं। उसके अगर नियम पता होंगे तो समय कम लगेगा, और समय में अगर कृति पत्रिका हमारी लिख कर होगी तो हमें फिर एक बार पढ़ने के लिए समय मिलेगा। कहाँ पर गलत हुआ है, कहाँ पर सही जाना है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 26 अंक का बड़ा हिस्सा लेंगे और उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे या इसकी पढ़ाई करेंगे। इसका स्पष्टीकरण अब इसके आगे मैं दे दूंगी। क्या करना है यहाँ पर? रचना विभाग, उपयोजित लेखन भी कहा जाता है। इसके लिए 26 अंक होते, इसके पहले भी बात हो गई है। तो इसमें रचना विभाग में, अब देखिए यहाँ पर रचना विभाग में 5 विभाग होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पत्र लेखन आता है, और इस पत्र लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। इस पत्र लेखन में एक होता है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। लेकिन ये अथवा में आता है, कोई एक पत्र लिखना होता है और इसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। दूसरा जो होता है गद्य आकलन। गद्य आकलन ये है, यहाँ पर गद्य का आकलन करके प्रश्न की तैयारी करें या प्रश्न निर्मित करें, उसके लिए 4 अंक होते हैं। और ये 4 अंक हैं, ये प्रश्न निर्मित के उपरांत आपको ये 4 अंक मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तीसरा जो हिस्सा है वृत्तांत लेखन का आता है, और ये वृत्तांत लेखन जो आता है इसके साथ साथ अथवा में, यानी इस प्रश्न में आपको एक तो वृत्तांत लेखन लिखना है या अथवा में कहानी लेखन लिखना है। दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 5 अंक आपको जरूर मिलेंगे। तो इसके पश्चात आप चौथा जो हिस्सा है विज्ञापन लेखन का लेंगे, और विज्ञापन लेखन जो है वो भी 5 अंक के लिए है। और वो विज्ञापन लेखन, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, आगे जाकर हम उसकी भी पढ़ाई करेंगे। तो 5वां जो हिस्सा है निबंध लेखन, और निबंध लेखन जो है वो 7 अंक के लिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 और 5 और 5 और फिर 7 आता है, कुल मिलाकर 26 अंक होते हैं। और 26 अंक हमें किस तरह से पाना है, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बच्चे जब भी हम पेपर चेक करते हैं तब बता देते क्या करें टीचर, समय ही नहीं मिला, इसलिए ये प्रश्न छोड़ दिया, वो प्रश्न छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं, आपने पूरा पेपर इसके पहले का लिखा है और इसके पश्चात जो भी पेपर लिख रहे हैं 26 मार्क्स का, इसमें आप 5-5 मार्क्स के प्रश्न ऐसे ही छोड़ दे रहे, अच्छी बात नहीं है ना। आपका स्कोर नहीं हो सकता है, आपका पेपर में जितने मार्क्स मिलने हैं या जितना अंक प्राप्त करना आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें इसकी पूरी पढ़ाई करनी बहुत आवश्यक है। तो इसके आगे का हिस्सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुल अंक 26, विभाग 5 रचना विभाग। प्रश्न 5वां, सबसे पहले ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। इसका अर्थ क्या? जिस तरह से सूचना दी है उस तरह से आपको लेखन करना है। और समझ लीजिए, आप इतने हड़बड़ी में होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में इतना होता है कि बाबा चलो 26 मार्क्स मिलने वाले हैं, हर किसी को 5-5 मार्क्स है, समय कम पड़ रहा है। पहले पेपर में आपने बहुत सारा समय दिया जाता है, आपका समय व्यतीत होता है, और फिर आगे जाकर आपको पता नहीं चलता है कितना किसमें लिखना है। और यहाँ पर बहुत गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी इस बात की होती है कि सबसे पहले आपको जो सूचना दी गई है, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए, यही नहीं होता है ना। तो सूचना अच्छी तरह से पढ़नी है, कौन सा प्रश्न किस तरह से दिया है वो बहुत सतर्कता से पढ़ना है। अगर आपको विषय पता नहीं चलेगा, आपको पता होते हुए भी अगर आपने सही विषय गलत लिखा तो ये भी आपके अंकों पर असर कर जाता है। तो आपको पत्र कौन से विषय पर दिया है, किस तरह से दिया है, ये सब कुछ देखना होगा। सबसे पहले पत्र लेखन आता है। सबसे पहले मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर 2 प्रकार के पत्र आते हैं। क्या दिया गया है? निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अंक 5 है। तो जानकारी के आधार पर यानी आपको इस पत्र का कौन सा विषय दिया है ये समझना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने हड़बड़ी में या जल्दबाजी में आपने पढ़ा कुछ है, समझा कुछ है और लिखा कुछ है, तो आपको सही मायने पे 5 अंक आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों
प्रकार जो है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, इसमें से कोई एक विषय आपको चुनना है। और एक विषय पर पत्र लिखने पर अगर आपने पूरी तरह से सही लिखा है तो आपको 5 अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र दिया जाता है। और अनौपचारिक पत्र का खासियत है, देखिए 2 पत्र दिए जाते हैं, तो इसमें फर्क भी जानना बहुत जरूरी है। और अनौपचारिक पत्र जो है और औपचारिक पत्र है, तो सबसे पहले पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र दिया जाता है। तो अनौपचारिक पत्र में हमें सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है? अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? मित्र, रिश्तेदार, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे। अब देखिए इन सबको तो हम जानते हैं ना, तो ध्यान में ये रखना है कि अनौपचारिक पत्रों में जितने भी पात्र आते हैं, या किसी पात्र के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए, बेटे के लिए, माँ के लिए जब पत्र लिखा जाता है तो उनको हम जानते हैं और इनको हम जानते हैं। ऐसे ही लोगों को जब पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है, उसे हम घरेलू पत्र भी कहते हैं। इसका ढांचा देखेंगे। अब देखिए अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर आपको सीक्वेंस पता नहीं है या इस पत्र का क्रम पता नहीं है, आपने लिखा बाबा ये ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, मार्क्स चले जाएंगे, आपके अंक चले जाएंगे, और ये आपको होने नहीं देना है और हम होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हमें किस तरह से लिखना है, घरेलू पत्र, इसके पहले भी मैंने बताया, जिनको हम जानते हैं, हम परिचित व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं, और उदाहरण के तौर पर मैंने नाम भी पढ़े हैं आपके सामने, तो इनके लिए हम पत्र लिखते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र होता है। इसका प्रारूप कैसे होता है? सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है यहाँ पर, और दिनांक के पश्चात आपको क्या लिखना है? वहां पे संबोधन लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? आपको दिनांक लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर संबोधन लिखना है, फिर उनके लिए अभिवादन करना है, यानी उनका वहां पर सम्मान भी होना चाहिए ना भाई। तो जिस विषय पर आपको पत्र दिया गया है, अब देखिए प्रश्न में आपको दिया जाता है, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। किसी की बधाई के लिए शुभकामनाएं दीजिए, किसी के लिए हौसला अफजाई के लिए पत्र लिखिए, किसी को सूचना देने के लिए पत्र लिखिए, किसी की माँ बीमार है या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है या कोई दुर्घटना हुई है उसके लिए सांत्वना करने के लिए पत्र लिखिए। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, तो ऐसे विषय का विस्तार यहाँ पर करना है। ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र की तरह विषय नहीं लिखना है, विषय विस्तार डायरेक्टली लिखना है। और विषय विस्तार का अर्थ क्या होता है? जिस भी विषय का विषय दिया जाता है, यानी जिस भी विषय पर लिखने के लिए कहा जाता है, उसका विस्तार यहाँ पर करना है। विस्तार हो गया भाई, समापन करना है, यानी समाप्ति की तरफ आप मुड़ते हो, तो समाप्ति किस तरह से करनी है? फिर समाप्ति हो गई और फिर आप अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। ये तो हो गया। यहां पर छोटा सा प्रारूप देखा हमने कि घरेलू पत्र यानी अनौपचारिक पत्र यहां पर कैसे लिखते हैं। हम उसका छोटा सा उदाहरण देखेंगे। देखिए मैंने छोटा सा कहा है, आपको समझ में आने के लिए संक्षिप्त रूप में एक उदाहरण के तहत मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे दूंगी। इसका अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि आप इसी उदाहरण को ऐसे ही लिखेंगे और 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए उसके प्रमुख जो मुद्दे होते हैं या प्रमुख जो वाक्य होते हैं उसमें डालकर मैंने एक पत्र आपके सामने रखा है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे का हिस्सा। अब देखिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसका उत्तर लिखना है। अब हमने प्रारूप तो देखा, कैसे लिखना है हमें पता हो गया है, उसका हमें क्रम पता चला है। चलो अपने मित्र को परीक्षा में सफलता की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। समझ लीजिए आपका मित्र है और वो मित्र परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से उसने सम्मान प्राप्त किया है या अंक अच्छे प्राप्त किए हैं, उसको हमें बधाई देनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? उत्तर उसका लिखेंगे, तब उत्तर में क्या आ जाएगा देख लेना। इस उत्तर में हम सबसे पहले प्रारूप की तरह से जाएंगे। प्रारूप देखा है हमने, सबसे पहले क्या आएगा? दिनांक आपने लिखा,
यहाँ पर प्रिय मित्र राहुल को हम पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्प विराम आया है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, लिखना बहुत जरूरी है, इसके लिए भी मार्क्स होते हैं भाई। तो प्रिय मित्र राहुल, हमने अभी तक उनको अभिवादन नहीं किया है, यानी वो अधूरा है, इसीलिए हमने क्या कहा है, यहाँ पे नमस्ते किया है। और फिर यहाँ पे फिर से अल्प विराम दिया, यानी हमें और कुछ उसके आगे कहना है। इसके पहले भी मैंने कहा है, क्या कहा है कि आपको यहाँ पर इस पत्र में विषय को खास तौर पर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्योंकि ये हम रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर नहीं है, व्यावसायिक पत्र नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हम विषय को शुरुआत करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत कुछ बातें आ जाती है। ये मैंने संक्षिप्त में छोटा सा एक उदाहरण दिया है। तुम्हारे परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मेहनत और लगन का फल तुम्हें मिला है। तुम्हारी सफलता से मुझे भी प्रेरणा मिली है। आशा है कि आगे की पढ़ाई में भी तुम इसी तरह परिश्रम करते रहोगे। ये हुए सबसे प्रमुख वाक्य। इसीलिए तो मैंने पहले कहा है संक्षिप्त नहीं। आप ये मत ध्यान में रखिए कि इतना ही लिखने से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं, यहाँ पर आपने आपका यहाँ विस्तार जो है बढ़ाने से आपको आपके 5 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत कुछ बातें, उसकी घरेलू बातें लिख सकते हैं, यानी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, अब बहुत छोटा भी नहीं है। इस तरह से आपको इस पत्र को लिखना है। तो तुम्हारे, अब देखिए यहाँ पर पत्र हो गया, समापन की तरफ मुड़ते हैं। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, यानी आप आगे भी कुछ पाओगे या कामयाबी प्राप्त करोगे, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं ये देना भी हमारी जिम्मेदारी होती है भाई, और ये समापन का हिस्सा होता है। फिर हम हमारा पता लिखेंगे, तुम्हारा मित्र अमित, फिर अमित का पता आएगा, ईमेल आईडी आएगा, और ये सब कुछ हम इस तरह से लिखेंगे। तो और एक बार मैं दोहरा रही हूं, ये जो है ये संक्षिप्त रूप में है, छोटा बनाकर आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया है मैंने। इसका अर्थ ये नहीं होता कि इतना सा लिखना है, आपको इसमें बढ़ाना भी आता है, विस्तार करना भी आता है, और आपको बढ़ाना है, विस्तार करना है, तभी आपको मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। आप कहेंगे इतना सब कुछ हम पत्र लिखते हैं, हमें इतने से ही मार्क्स मिलते हैं या अंक मिलते हैं, ये कैसा हो सकता है, कितने मार्क्स कितने किसके लिए है ये हमें पता नहीं चलता। छात्रों, इसी के लिए तो हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, इस हिस्से के लिए हम गुण विभाजन करेंगे। गुण विभाजन में क्या आएगा, यहाँ पर विषय व आशय हम देखेंगे। विषय व आशय 2 अंक के लिए होगा। तो यहाँ पर अंक जो है यहाँ पर बताया गया है, रचना प्लेटफॉर्म 1 जो है, इसकी रचना जो दी है, मैंने सबसे पहले कहा आपको क्रम दिया गया है, इसकी रचना कैसी होती है ना, इसके लिए आपको 1 अंक है। और विषय आशय यानी गुण विभाजन कैसे आता है, विषय आशय, आपने इस विषय को किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर सकुशल हूं, आप सभी कैसे हो, इस तरह से आपने बहुत अच्छा कुछ सब कुछ लिखा है उस विषय के अनुसार, तब आपको विषय और आशय के लिए 2 अंक होते हैं। फिर रचना आपने क्रमबद्धता से की है या नहीं देखने के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। और भाषा आपकी कितनी अच्छी है, शुद्ध है, या भाषा आप किस तरह से लिखते हो, इसके लिए आपको 2 मार्क्स होते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से आपने सही लिखा है या नहीं, गलती की है या गलतियां नहीं की है, इसके लिए भी यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर भाषा और शुद्ध लेखन के लिए 2 अंक मिलते हैं, कुल मिलाकर 5 अंक होते हैं। तो आप समझ में आया छात्रों कि आपको 5 अंक किसके लिए मिलने वाले हैं, और ध्यान पूर्वक आप इस हिस्से को लिखेंगे, इसका विश्वास मुझे है, और आप करेंगे जरूर। तो आगे बढ़ते हैं आगे के हिस्से पर। इसका अथवा में दूसरा प्रकार आता है। अथवा में कौन सा प्रकार आता है, औपचारिक पत्र। इसको हम कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। जैसे कि हमने अनौपचारिक पत्र को घरेलू पत्र कहा, वैसे ही हमने औपचारिक पत्र को यहाँ पर कार्यालयीन पत्र कहा गया है। तो व्यावसायिक पत्र में यानी औपचारिक पत्र में कौन कौन से हिस्से आते हैं, व्यावसायिक पत्र आता है,
मांग पत्र आता है, शिकायत पत्र आता है, अनुमति पत्र आता है, प्रार्थना पत्र आता है, आवेदन पत्र आता है। ये सभी प्रकार के पत्र हमें इसमें लिखने होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर औपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान में कौन सी बातें रखनी है, ये बहुत जरूरी है। ये कठिन जरूर होता है थोड़ा सा, जो अनौपचारिक पत्र से थोड़ा सा ज्यादा हमें इसके लिए एफर्ट्स डालने होते हैं, या हमें बहुत सतर्क रहकर लिखना चाहिए। तो ये जब लिखते हैं ना, तो इसके लिए मैक्स भी, जब आपका पत्र ये देखा जाता है या चेक किया जाता है, तो खास तौर पर इसी के आधार पर आप कितने होशियार है या आप कितने अच्छी तरह से लिख पाते हो, कि लेखन कौशलता कितनी गहरी है, इसका अंदाजा प्रश्न पत्र जो चेक करते हैं ना उनको आता है। इसीलिए खास तौर पर यही पत्र सभी चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगानी पड़ती है। कोई बात नहीं, मेहनत ज्यादा लगानी पड़ी तो क्या हुआ, अंक पूरे मिलते हैं तो मेहनत भी लेंगे भाई, 1 साल तक मेहनत की है तो इसके लिए मेहनत क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है भाई। हाँ, ऐसे भी उठा और पत्र लिख लिया नहीं होता है। तो ध्यान में रखने वाली बातें है, पत्र का आरंभ दिनांक से करे, तो हमने अनौपचारिक पत्र में भी किया है। पत्र पाने वाले का पता, अब देखिए हम जिसे पत्र लिख रहे हैं यानी सामने वाला हमारे, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, पद किस पद पर है, वो उसका पता क्या है, नाम लिखने से पहले। अब देखिए ये तो लिखेंगे, लेकिन ये लिखने से पहले हमें प्रति अथवा सेवा में लिखना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है, दिनांक लिखने के पश्चात हमें सेवा में लिखना है या यहाँ पर प्रति लिखना है, और उसके पश्चात हमें पत्र पाने वाले का पता, पद, नाम, ये सब कुछ लिखना है। फिर उनका ईमेल आईडी भी लिखिए। आज के आधुनिक काल में हमें ईमेल आईडी की बहुत जरूरत पड़ती है, और व्यावसायिक पत्र को तो पड़ती है, और इसीलिए ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। पत्र का विषय पते के नीचे के लाइन में पत्र का विषय लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ लिखा, आरंभ करते समय दिनांक लिखा, उसके पश्चात हमने सेवा में या प्रति लिखा, उसके पश्चात जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उनका पता लिखा या उनका पद लिखा, फिर उनका पता लिखा, नाम लिखा, और फिर हम मुड़ते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने बता दिया था, अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखेंगे, विषय विस्तार डायरेक्टली लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विषय लिखना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, तो विषय कौन सा दिया है, तो आपको आवेदन करने के लिए दिया होगा या शिकायत करने के लिए कोई उदाहरण दिया होगा। समझ लीजिए आपके मोहल्ले में गंदगी छाई है, तो आपको नगर निगम को पत्र लिखना है शिकायत के तौर पर, तो उस विषय को शॉर्ट में आपको वहां पे लिखना है, बहुत ही छोटा वाला लिखना। पूरा प्रश्न एक बार उतार लेते हैं, जितना प्रश्न दिया जाता है उतना पूरा लिखा जाता है, तो वो गलत है। तो आपको वो संक्षिप्त में करना आना जरूरी है। तो मोहल्ले में गंदगी फैली है, फैलने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसकी शिकायत करते हुए पत्र, काम खत्म। यही पे लिखना, यहाँ ऐसे ही लिखना है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए संबोधन, अब उनके लिए हमें संबोधन लिखना है। हम संबोधन में महोदय लिखना है, या औरत होगी तो महोदया लिखना है। शिष्टतापूर्ण संबोधन, शिष्टतापूर्ण यानी क्या, हम बहुत आदर रखते हैं दूसरों का, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है भाई, वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ऑफिस में पत्र लिखना होता है, कार्यालय में पत्र लिखना होता है, और कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो वो बड़े बड़े पदों पर होते हैं। तो ये शिष्टाचार बनता है ना हमारा, कि हम शिष्टतापूर्ण संबोधन, महोदया हो, महोदय हो, माननीय हो, इस तरह से हमें करना है। पत्र का विस्तार, अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, पत्र का विस्तार करेंगे। तो विस्तार करते समय 3 हिस्से में विस्तार करेंगे हम। उसका आरंभ किस तरह से है, उसका मध्य किस तरह से है, और फिर अंत किस तरह से है।
यानी आपने शुरुआत कैसे की है, आरंभ कैसे किया है, उसके मध्य में आपने क्या लिखा है, फिर अंत में क्या लिखा है। ये 3 हिस्सों में पैसेज करके आपको पत्र लिखना है, परिच्छेद में लिखना है। बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, हम उनको जानते नहीं है और वो हमें नहीं जानते हैं। सिर्फ हमें शिकायत करनी है या हमारी समस्या को अच्छी तरह से उनके सामने रखना है, और वो बहुत बड़े अधिकारी है तो उनको लिखते समय ये शिष्टता पूर्ण लिखना ये भी जरूरी है कि हमें किस तरह से शब्दों का प्रयोग करना है, हमें कितना लिखना है। पढ़ने के लिए उनके पास समय भी होना चाहिए ना, तो आपकी समस्या से पता चली इतना काफी है, लेकिन उस समस्या पर का असर भी कौन सा हो रहा है ये भी आपको बताना होगा वहां पर। हाँ, तो यहाँ पर पत्र का विस्तार आरंभ, मध्य और अंत में। तो यहाँ पर पत्र समापन, समाप्ति के लिए तरफ हम मुड़ रहे हैं। सूचक शब्दों के साथ भवदीय, भवदीया, लड़की होगी तो भवदीया लिखेगी, लड़का होगा तो भवदीया लिखेगा। प्रेषक पता यानी भेजने वाले का नाम, यानी हमारा नाम होगा, पता होगा, ईमेल आईडी। आ गया ध्यान में बच्चों, बहुत आसान होता है। हम खामखा इसका बहुत टेंशन लेते हैं कि ये हमें आएगा या नहीं, कुछ बातें ध्यान में रखेगी या नहीं। हाँ, आपने अगर प्रारूप ध्यान में रखा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आगे हम उसी की बात करेंगे। औपचारिक पत्र जो होता है या अनौपचारिक पत्र का जैसे हमने प्रारूप देखा, वैसे इसका भी प्रारूप देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखा, जैसे कि हमने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखा, मैंने आपको कहा था ना कि हम इसका भी प्रारूप देखेंगे। इसे भी ध्यान में रखने के लिए शॉर्ट में कुछ लिखना है ना। अगर इसका हमने अभ्यास किया कि किसके बाद क्या आता है और हमें किस तरह से लिखना है, ये अगर पता चला तो हम कहीं पर गलती नहीं करेंगे। और बहुत ध्यान पूर्वक हम इसका अभ्यास कर सकेंगे, इसकी पढ़ाई कर सकेंगे, इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि भाई हमें ये तो जानना है, 5 अंक कोई उठा के नहीं देता है, उसके लिए मेहनत जरूर पड़ती है। और मेहनत भी क्या है, ये हमारी पढ़ाई है भाई, मेहनत थोड़ी है। तो मेहनत करेंगे तो पढ़ाई करते करते मेहनत होगी वो, और मेहनत करते करते पढ़ाई होगी, दोनों का हमें फायदा ही होगा। तो यहाँ पर औपचारिक पत्र का प्रारूप, सबसे पहले हमने देखा कि दिनांक लिखना है। फिर हमने देखा था वहां पे नाम और पता लिखने से पहले हमें क्या लिखना है, क्योंकि वो पद पर है, वो पदाधिकारी है, अधिकारी है, तो प्रति अथवा सेवा में इन दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके पश्चात उनका पद लिखना है। समझ लीजिए, यहाँ पर आपने स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, डैश डैश गांव का नाम ऐसे लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर पूरा उनका पता, ईमेल आईडी वहां पे लिखनी है। सबसे पहली बात, आपने किस विषय के लिए ये पत्र लिखा है ये लिखना बहुत जरूरी है। तो विषय यहाँ पर लिखिए, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बता दिया था, आपके मोहल्ले में कूड़े कचरे की गंदगी से आपके मोहल्ले के स्वास्थ्य पर आघात पहुंच रहा है, अस्वस्थता फैलकर उसके ऊपर बहुत बड़ा असर मोहल्ले पर हो रहा है, ये बताया था ना। तो इसी प्रकार का विषय हम यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में बनाकर लिखेंगे। संबोधन, अब लिखिए यहाँ पर संबोधन। संबोधन क्या आएगा, महोदय या महोदया। विषय विस्तार, आप बढ़ेंगे भाई, जो हमें लिखना है, जिस विषय पर हम शिकायत कर रहे हैं, जिस विषय पर आवेदन कर रहे हैं, उस विषय को भी लिखना है। तो उस विषय को हम यहाँ पर विस्तारित रूप से यहाँ पर लिखेंगे, विस्तार करेंगे उसका। आप कौन हो, कौन सी मोहल्ले में रहते हो, कौन से शहर से हो, ये लिखकर आपके यहाँ पर कौन सी परिस्थिति निर्माण हुई है, ये उस परिस्थिति से असर क्या हुआ है। फिर आपका आखिरी, मुझे विश्वास है कि आप इस समस्या पर आपका ध्यान निर्देशित करेंगे। ये सभी बातें यहाँ पर आ जाती है। उसके पश्चात क्या होगा, आपको भवदीय लिखना है। लड़के होंगे तो भवदीय लिखेंगे, लड़का होगा, लड़कियां होगी कि लड़की होगी तो क्या लिखना है, यहाँ पर भवदीया होगा। फिर हम अपना नाम, पता या ईमेल आईडी लिखेंगे। क्यों लिखना है भाई, ये पूरा नहीं होता है उसकी, अगर उसको लिखा नहीं जाएगा तो, क्योंकि कौन से मोहल्ले में, किस इलाके में ये सब कुछ हो रहा है पता चलना चाहिए ना, इसके लिए ये सब कुछ लिखना
ये बहुत ही आवश्यक बात होती है। अब मुड़ेंगे आगे, इसका संक्षिप्त रूप। मैंने जैसे अनौपचारिक पत्र का संक्षिप्त रूप दिखाया आपको कि ऐसे 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 लिखना है, इस विषय पर आप इस तरह से लिख सकते हो। प्रमुख प्रमुख बातों को डालकर उसमें उस पत्र को आपके सामने रखा गया था। अभी भी हम संक्षिप्त रूप में भी एक उदाहरण जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र का लेखन हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हम विषय पर फोकस करेंगे। वो विषय कौन सा है भाई? डाक से पार्सल न मिलने पर शिकायत पत्र है। शिकायत कर रहे हैं, इसका अर्थ है तकरार कर रहे हैं। कौन सी बात की? समझ लेना है आपको। आपने डाक में से किसी को पार्सल भेजा है और वहां से आपको इत्तला मिली है, वहां से पता चला कि वो पार्सल अभी तक बहुत दिनों तक वो नहीं मिला है, तो वो पूछना भी पड़ेगा ना। जिस डाक खाने से हमने उस पार्सल को भेजा है वहां पर हमें पूछना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले दिनांक लिखेंगे और फिर यहां पर प्रति लिखेंगे या सेवा में लिखेंगे। हमने यहां पर प्रति लिखा है, यहाँ पे अल्प विराम दिया है। क्यों अल्प विराम जरूरी है भाई? इसके आगे और कुछ कहना है हमें। शाखा प्रबंधक, यानी इस डाक खाने के शाखा प्रबंधक है वो, उस पद का नाम है वो। ग्राम है लक्ष्मीपुर, गांव वहां का, पोस्ट कराड़ है। तो यहां पर उसका पता लिखा। ईमेल आईडी भी यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। हमने वहां पर लिया था, मैंने वही कहा कि मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा है। विषय उनका सबसे पहले औपचारिक, अनौपचारिक पत्र में हमने, अनौपचारिक पत्र में हमने क्या किया था? विषय नहीं लिखा था, कोई जरूरत नहीं थी, वहां पे डायरेक्टली विषय विस्तार लिखा था। यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ये औपचारिक यानी व्यावसायिक पत्र है। यहाँ पर किसी ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं तो किस विषय में लिख रहे हैं इसकी जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। डाक से पार्सल न मिलने के संबंध में शिकायत। विषय समझ में आ गया उनको? महोदय या महोदया। अगर वहां पे औरत होगी तो वहां पर महोदया लिखना है, या अगर कोई आदमी होंगे वहां पे पद पर तो उनके लिए महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन, सविनय का अर्थ होता है विनय के साथ, यानी इसका अर्थ होता है कि आप नम्रता से किसी को आप बता रहे हैं, आपकी समस्या उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, गुस्से से नहीं, शिष्टाचार से। किस तरह से? सविनय निवेदन है कि मैंने 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई के पते पर एक पार्सल भेजा था, परंतु अब तक वह प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया पार्सल की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें। अब देखिए, मैं यहाँ पर रुक गई थी। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ना, ये प्रमुख प्रमुख वाक्यों को मैंने लेकर ये पूरा किया सिर्फ आपको समझने के लिए। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने किस तरह के कितना वजन था उसका, किस तरह से आपने भेजा था और आपको कितने दिन में मिलना अपेक्षित था। इन सभी बातों को यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, वहां पे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। इसके लिए धन्यवाद। अब विश्वास है कि आप इस कार्य पर बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे और जल्द से जल्द पार्सल प्राप्त भेजने वालों को पार्सल प्राप्त करवाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इन सभी बातों को यहाँ पर आप समाप्ति में लिखेंगे, फिर धन्यवाद कहेंगे। भवदिया, लड़की होगी तो भवदिया, लड़का होगा तो भवदिया। सोनाली देशमुख, भवदिया आएगा। तो सरस्वती नगर, कराड़ 411002 ईमेल आईडी भी लिखना है हम। तो यहाँ पर हो गया औपचारिक पत्र का लेखन किस तरह से करते हैं। आ गया ध्यान में? 5 मार्क्स मिलने हैं भाई, मेहनत तो लेनी ही पड़ेगी। और मुझे पता है अभी तक तो आपने पत्र का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आशा करती हूं कि यहाँ तक आपको पत्र लेखन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले हिस्से पर।
अब देखिए इसके आगे का जो प्रश्न होता है, सभी बातों को यहाँ पर हम बहुत गहराई से देखेंगे। हाँ, यहाँ पर गद्य आकलन आता है, यहाँ पर गद्य आकलन आता है। प्रश्न बाजो, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो सबसे बड़ी बात है, आपको एक पैसेज दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है और उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, समझ लेना होता है। यहाँ पर गद्याकलन इस हेडिंग में ही, इस विषय में ही आपको बताया गया है कि गद्य दिया गया है, इसकी पढ़ाई कीजिए, अभ्यास कीजिए, समझ लीजिए। आकलन का अर्थ होता है समझ लेना। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। उसके लिए 4 अंक होते। 4 प्रश्न के लिए आप 4 अंक देंगे आपको। प्रश्न ऐसे हो, अब प्रश्न कैसे होने चाहिए इसके लिए भी काम करना पड़ता है। उठाए और कैसे भी प्रश्न लिखे नहीं चलता है भाई, क्योंकि आपके उम्र के हिसाब से, आपकी कौशल के हिसाब से, आपकी जितनी पढ़ाई ना 10th में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसके हिसाब से आपके प्रश्न कैसे तैयार किए हैं उसके ऊपर गौर किया जाता है, तभी आपको 4 अंक दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसा हो, नियम दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। सार्थ प्रश्न एवं प्रश्न का प्रारूप से हो, वो प्रश्न लगना चाहिए भाई। हाँ, तो शुरुआत आपने कर ली कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कौन सी ऐसे करके, क्या, कहां से, ऐसे नहीं शुरुआत करनी है। आप बड़े हो गए हो, 10th में हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो 7 प्रश्न तैयार करना आना चाहिए। प्रश्न का प्रारूप सही मायने में सही लगना चाहिए। प्रश्न के उत्तर गद्यांश से हो, ध्यान में रखना। कभी कभी आप बहुत सारे लोग अपने मन का भी लिख लेते हैं, कभी कभार ऐसे हो जाता है, नहीं समझ में आया तो आप अपने अपने मन से प्रश्न तैयार कर लेंगे, नहीं होगा, वहां पे बहुत गहराई से देखा जाता है उसको। प्रश्न के उत्तर गद्यांश से ही होने बहुत जरूरी है। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आपने प्रश्न जो तैयार किया है, तो प्रश्न तैयार करते समय कौशल्य प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करें। कौशल्य, जिससे मैंने पहले बताया था, सबने शुरुआत करते समय आपने शुरुआत में ही अगर प्रश्न की शुरुआत करते समय किसने, क्यों, क्या ऐसे लिखा तो वो मार्क्स नहीं मिलते, अंक नहीं मिलते। उस क्यों, क्या, किसने, कहा, ये सब कुछ आना है ना, वो प्रश्न के बीच में आना होगा और वो सार्थ अर्थों से उस प्रश्न को तैयार करना है। उत्तर नहीं लिखने हैं, ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं और अपना वक्त जाया कर देते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए नहीं कहा है, प्रश्न ऐसे तैयार कीजिए और देख लीजिए वहां पे कि एक वाक्य में उसका उत्तर कैसे आता है। सिर्फ आप वहां पे पढ़ के तैयार करना है और फिर प्रश्न को वहां पे लिखना है, उत्तर नहीं लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किसमें, इसी का यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखेंगे हमारे, देखो मैंने बहुत छोटा उदाहरण लिया है गद्यांश का, और उसी के ऊपर प्रश्न भी कैसे बनाए हैं इसका उदाहरण मैं दे दूंगी। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। विद्यार्थी बड़े उत्साह से पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण किया है और बड़ी ही उत्साह से किया है। हाँ, उत्साह से पौधे लगाते हैं। प्रधानाचार्य महोदय विद्यार्थियों को पेड़ों का महत्व समझाते हैं। अब देखिए, हमने गद्यांश पढ़ लिया, हमने गद्यांश समझ लिया। गद्यांश किसके ऊपर आधारित है, वृक्षारोपण के ऊपर आधारित है। तो हमें इस गद्यांश पर प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न निर्मिति यहां पर एक, हमारे विद्यालय में हर वर्ष क्या किया जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, क्या, क्यों, किसके, कैसे, ये बीच में आना चाहिए। हमारे विद्यालय में
हर वर्ष क्या किया जाता है। इस सार्थ रूप से आपने आपके अभ्यासक्रम के अनुसार, नियमों के अनुसार सही मायने में प्रश्न तैयार किया है। विद्यार्थी किस प्रकार भाग लेते हैं, यहाँ पे बीच में आ गया। प्रधानाचार्य महोदय विद्यार्थियों को क्या समझाते हैं, प्रश्न चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए, ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पर शीर्षक लिखने के लिए भी कहा गया है, लेकिन उसका भी प्रश्न तैयार किया है। तो गुण विभाजन इसके लिए कैसा होता है, तो प्रश्न की सटीकता, आपने प्रश्न किस तरह से और किस स्तर का बनाया है। मैंने जैसे आपको नियम बताया ना कि यहाँ पर क्यों, क्या, किस लिए, ये बीच में आना चाहिए, इस अनुसार ये प्रश्न देखे जाते हैं कि प्रश्न की सटीकता और उत्तर कैसे है, इसके अनुसार आपको 2 अंक मिलते हैं। उसके पश्चात जिस भाषा का आपने यहाँ पर प्रयोग किया है उसमें शुद्धता कितनी है, मौलिकता, उसकी जानकर आगे बढ़ते हैं और 2 अंक वहां पे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 अंक हो गए। तो यहाँ पर गद्य आकलन हो गया है। आगे बढ़ते हैं आगे के हिस्से पर। तो यहाँ पर देखिए गद्य आकलन 4 अंक आपने ले लिए हैं, समझ लिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं 5 अंक की तरफ। यहाँ पर प्रश्न आ दिया गया है वृत्तांत लेखन और अथवा में दिया है कहानी लेखन। इसके लिए 5 अंक दिए गए हैं और ये 5 अंक हमें किस तरह से मिल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें किस तरह से लिखना है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृत्तांत लेखन। आपको 2 में से एक चुनना है। अगर आप जानते हो कि आप वृत्तांत लेखन बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, कहानी लेखन से भी बेहतर लिख सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि एक की ही तैयारी करके जानी है, आपको दोनों की तैयारी करनी है। लेकिन समझ लीजिए वृत्तांत लेखन आप लिख रहे हो वो बहुत आसान आपको लग रहा है और कहानी लेखन का विषय कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लिख सकते हो ना वृत्तांत लेखन। इसीलिए तैयारी तो दोनों की करनी है, लेकिन यहाँ पर दोनों की करते समय इसके नियम पता होने बहुत जरूरी है। वृत्तांत लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, किसी घटना का सजीव और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब आपको घटना दी गई है वृत्तांत लेखन में, आपको क्या, आपने न्यूज पढ़ी है ना, वृत्तपत्र में या पत्रिकाओं में, हम अखबार में जैसे हम किसी घटना का उदाहरण देखते हैं ना, वहां पे दिनांक लिखा जाता है, समय लिखा जाता है, कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, ये सब कुछ लिखा जाता है। वैसे ही हमने किसी घटना का सजीव लगना चाहिए, यानी क्या, उसमें सजीवता होनी चाहिए। यहाँ पर ढकोसला या नकली जो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने बड़ा चढ़ाकर कुछ कहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सजीवता होनी चाहिए, जिंदा लगना चाहिए वो। जो इसका अर्थ होता है कि ऐसे मानो लगना चाहिए कि अभी अभी मेरे सामने ये घटना घट रही है, और लिखते समय भी इतना प्रभावशाली लिखना है कि उसका प्रस्तुतिकरण होना है कि पढ़ने वालों को बहुत अच्छा लगना चाहिए, पाठक को ऐसा अनुभव कराना है, यानी जो पढ़ने वाला है ना उसको ऐसा अनुभव करवाना है आपको कि ये स्वयं उस घटना में उपस्थित है। वो उपस्थित नहीं है, वहां पे वो उपस्थित नहीं है, ऐसी घटना आप लिख रहे हो, वो घटना आपको पता है, लेकिन जो पढ़ने वाला है ना उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी उस घटना में उपस्थित था। इतनी जिंदा दिली से वो वहां पे लिखनी चाहिए, या वो सजीव दिखनी चाहिए, या सजीव लिखनी होगी। यहाँ पर क्या होना है, अनुभव, भावनाओं को और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना है। आपके अनुभव, उस घटना के अनुभव लिखने हैं, हाँ, भावनाओं को वहां पे लिखना है कि आपको उस घटना के तहत आपकी भावनाएं कितनी जुड़ी हुई है, हाँ, और घटनाओं को क्रमबद्धता से। अब देखिए ये घटना लिख रहे हो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्रम हो गया है तो सही नहीं पकड़ा जाएगा वो। हाँ, एक प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम की आयोजन होता है, उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है उस क्रम के अनुसार ही जाना चाहिए। तो मुख्य गुण जो होते हैं यहाँ पर वृत्तांत लेखन के क्रमबद्धता वर्णन,
शुरुआत और अंत, समय, स्थान, पात्रों का उल्लेख। तो यहाँ पर पात्रों का उल्लेख होना चाहिए। उसमें पात्रों का उल्लेख यानी क्या, प्रमुख अतिथि कौन से है, प्रमुख अतिथियों ने क्या किया, कार्य कैसा था, या वहां पर उस घटना में या उस कार्यक्रम में उनका योगदान कैसा था। इन सभी बातों को ये पात्र होते हैं। वहां पर अलग अलग उप अतिथि कौन से थे, प्रास्ताविक किसने की, ये सभी बातें उसमें उल्लेखित होनी चाहिए। वास्तविक लगनी चाहिए, सही मायने में सही तरीके से, यानी सच्ची लगनी चाहिए। वास्तविक लगनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है, सच्ची लगनी चाहिए। तीसरा जो होता है भावनात्मक अभिव्यक्ति, अनुभूति और संवेदना झलकनी चाहिए। समझ लीजिए आपने बाल दिन मनाया है और बाल दिन का वर्णन कर रहे हैं, तो आप उसमें कितने इन्वॉल्व है, आपकी भावनाएं उससे क्या जुड़ी थी, आप कितने आनंदित हुए हैं, आप वहां पे कितने जुड़े थे। इन सभी बातों का असर उस घटना में दिखना चाहिए। तो ये जो होता है भावनात्मक अभिव्यक्ति, अनुभूति या संवेदना। भाषा सरल और प्रभावी होनी चाहिए, बहुत ही सरलता से आपको वहां पे क्रमबद्धता से लिखना है। वृत्तांत विश्वसनीय लगे, हाँ सबसे बड़ी बात कि वो वृत्तांत जो है ना वह विश्वसनीय लगना चाहिए। जो प्रमुख अतिथि बुलाते हैं वो भी आपको बढ़ा चढ़ाकर, कहीं प्रदेश के अतिथि आपने स्कूल के या मोहल्ले में बुलाए, ये सही नहीं होगा ना। तो बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहना है, वहां पे वृत्तांत विश्वसनीय लगना चाहिए। यहाँ पर कोई भी झूठ मूठ की बातें या विश्वास ना लगे ऐसी बातें यहाँ पे नहीं लिखनी है। कल्पना सीमित मात्रा में हो, हाँ कल्पना होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए आपके स्कूल में वो घटना हुई ही नहीं है और उस घटना का वहां पे वृत्तांत लेखन आया है और आप लिख रहे हो, आपकी कल्पना से या आपके कौशल से लिख रहे हो, कोई बात नहीं, लिख सकोगे। कहीं पर आपने देखी होगी या कहीं पर आपने अनुभव की होगी या कहीं पर आपने पढ़ी होगी, इस आधार पर आप लिख सकते हो। लेकिन लिखते समय ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है कि वो विश्वसनीय लगनी चाहिए, कल्पना उसमें ढालनी चाहिए, लेकिन वो सीमित होनी चाहिए। और इसमें गौण बातों को त्यागना है, गौण बातों को जिसमें कोई जरूरत नहीं है। यानी हमने ऐसे नहीं लिखा है बाबा बाल दिन में हमने कक्षा से बच्चों को कतार में खड़ा किया, एक के बाद एक लिखे गए, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ये गौण बातें होती है। डायरेक्टली हमने मैदान की बात की, या हम जहां पर उस कार्यक्रम को आयोजित किया है या घटना वहां पे घटी उसके बारे में बात हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी इस बात को लिखते समय, वृत्तांत को लिखते समय क्रम के अनुसार कितना लिखना है ये पता होना चाहिए। 5 अंक जरूर है, लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पर बीच में ऐसी रेखाएं खींचकर वहां पे हेडिंग डालकर ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एक के बाद क्रम के अनुसार यहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण होना जरूरी है। फिर आप घटना का क्रम भी लगाएंगे यहाँ पर, और घटना के क्रम के अनुसार ये लिखेंगे जरूर। तो विषय हम लेंगे, इसके उदाहरण कैसे आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, और हमने लिखने कैसे है ये भी जान लिया है यहाँ पर। तो विषय जो होते हैं प्रतियोगिता का अनुभव, कोई प्रतियोगिता है उसका अनुभव करके आप उस प्रतियोगिता हुई है ये आपने लिखा है। समझ लीजिए आपके विद्यालय में प्रश्न प्रतियोगिता हुई है, इसका घटनाक्रम आपको लिखना है, वृत्तांत लेकर लिखना है, तो आप लिख सकते हो। विद्यालय समारोह बहुत सारे आते हैं, वृक्षारोपण आता है, बाल दिन आता है, और सबसे बड़ी बात अगर इस तरह से विषय आते हैं तो उस दिन के दिनांक यानी जो तारीख होती है ना, नवंबर जो आती है वो 14 नवंबर बाल दिन होता है, का जो दिनांक है ये हमें ध्यान रहना जरूरी है अगर उस विषय को लिखना है। तो ये सभी बातें ध्यान में आनी चाहिए। पर्यावरण दिवस, खेलकूद, समाज सेवा शिविर का वर्णन, ये सब कुछ। कलात्मक रचना होनी चाहिए, स्मरणीय घटना को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए पढ़ने वाले को तो अभी ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है घटित। इतनी ताकत आपकी लिखावट में होनी चाहिए, लेखन में होनी चाहिए, इतने अच्छे शब्दों की रचना आपसे होनी चाहिए। और आपने वहां पे क्रमबद्धता लगाकर सबसे पहले तो आपको दिनांक, समय, किस समय में ये वो घटना घटी है, कौन सी घटना किसके लिए आपने
इस समारोह का आयोजन किया है, कहाँ से अतिथि आए हैं, अतिथियों का नाम कौन सा है, उन्होंने सबसे पहले प्रास्ताविक किसने की है, स्वागत किसने किया है, बच्चों ने स्वागत गीत गाया है या वहां पर दीप प्रज्वलन हुआ है या गाना गाया, इन सबको क्रमबद्धता से जैसा उसका क्रम है, यानी आभार नीचे ऊपर आया है, स्वागत नीचे आया है, ऐसा नहीं चलेगा। इसे हम क्रमबद्धता कहते हैं, क्रम के अनुसार चले जाना। अब देखिए अथवा में हम चले जाएंगे। कहानी लेखन जो होता है, कहानी कैसे लिखेंगे भाई? उचित शीर्षक देना, छोटा और आकर्षक। कहानी लिखते समय आपको जो मुद्दे दिए जाते हैं वहां पे उस मुद्दों को लिखते समय आपको क्या देना है? उस कहानी को शीर्षक देना है, यानी नाम देना है, छोटा और आकर्षक। रूपरेखा का जानना यहाँ पर दिया जाता है आपको, छोटे 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 मुद्दों को वहां पे देकर डॉट डॉट दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है बीच में खाली जगह दी जाती है, रिक्त स्थानों को भरना नहीं होता है। वो वहां पर आपको एक कहानी बनानी होती है भाई, विषय आपको समझ लेना होता है, फिर पात्रों को किस तरह से ढालना है। यहाँ पे रूपरेखा जानना बहुत जरूरी है। भूतकाल में यानी घट गई है, कहानी बता रहे हैं ना हम, पहले घट गई है वो कहानी बतानी है अभी, तो वो घटी हुई कहानी को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भूतकाल में लिखी जाए। प्रभावशाली पात्र होने चाहिए। वहां पर जो पात्र आप चुनोगे कहानी में, समझ लीजिए एक बेटा है, उनके पिताजी है और उसका कोई दोस्त है, तो अगर उस कहानी के अनुसार जितने पात्र जरूरी है, यानी बहुत सारे नहीं, बहुत सारे पात्रों को लेने की आवश्यकता नहीं, 3 या 4 आप ले सकते हो। तो पात्र आप और उसका क्रम आपको लगाना है। समय, स्थान और वातावरण का यथार्थ चित्रण होना चाहिए। समझ लीजिए आपको जंगल की कहानी बताई है, वहां पे आप रोड, रास्ता या हाईवे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छी तरह से वो सभी बातों को आपको जानना चाहिए या लिखना चाहिए। आप जंगल का ना वातावरण निर्मित होनी चाहिए, वहां पे वहां की सभी बातों को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और फिर आपको यहाँ पे वातावरण का यथार्थ वर्णन, आपको शहर की कहानी लिखनी है तो शहर के बारे में उसका ही वर्णन वहां पे आएगा। तो यथार्थ चित्रण होना है। भाषा, संवाद सरल, भावनात्मकता होनी चाहिए। भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, भावनात्मक। कहानी पढ़ते समय भी लोगों को अगर दुख की है तो रोना आना चाहिए भाई, और खुशी है उसमें और कुछ लेना है तो पढ़ने के पश्चात ऐसा नहीं बाबा ये करना चाहिए हमारे जीवन में। इतनी सरलता से और प्रभावशाली होनी चाहिए और भावनात्मकता भी उसमें आनी चाहिए, भावना भी वहां पे आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे किसी एक लड़के ने बहुत कष्ट से, मेहनत से बहुत कुछ कमाया है और वो उसका कष्ट भावनात्मकता से वहां पे प्रकट करना, ये बहुत जरूरी होता है। अंत में शिक्षा से प्रेरणा। अब कहानी लिखी है, उस कहानी में आपने क्या शिक्षा प्राप्त कर ली, क्या मिला आपको, आप क्या प्राप्त कर चुके हैं, आपके जीवन में कौन सी प्रेरणा मिली है, ये वहां पर लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने देखा कि वृत्तांत लेखन और अथवा में कहानी, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम फिर से 5 अंकों की तरफ। देखिए बहुत बड़ी लॉटरी होती है यहाँ पर 5-5 अंकों की भाई, लेकिन 5-5 अंकों के लिए 5 अंकों के जैसे मेहनत भी लेनी पड़ेगी। तो विज्ञापन लेखन सबसे बहुत बेहतरीन एक हिस्सा होता है। कम लेखन में बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इस लेखन में सिर्फ लेखन नहीं करना है। विज्ञापन लेखन में सिर्फ लेखन नहीं करना है, उसमें आपका कौशल दिखता है। और विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। आप टीवी पर देखते हो या अखबार में देखते हो, पत्रिकाओं में देखते हो, जाते समय आप बैनर पर देखते हो, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। निरीक्षण ताकत भी आप में होनी चाहिए, अगर वो होगी ना विज्ञापन बहुत आसान होता है और आसानी से आपको 5 अंक मिल सकते हैं। तो 3 प्रकार कौन से आते हैं यहाँ पर? वस्तु संबंधी। वस्तु संबंधी इसका अर्थ क्या होता है? विज्ञापन में कोई भी चीज दी जाएगी, गृह उपयोगी वस्तुएं होगी, खाद्य पदार्थ होंगे या केश तेल होगा।
स्थान संबंधी होगी तो दूसरा प्रकार जो है स्थान संबंधी, फ्लैट होगा, दुकान होगा, मकान होगा, बेचना है हमें या किराए से देना है, तो इसके लिए भी विज्ञापन बनाना पड़ता है। और यहां पर वस्तु के लिए भी विज्ञापन बनाया जाता है। ये बहुत ही आकर्षक बनना चाहिए। व्यक्ति संबंधी यानी क्या, हमें व्यक्तियों की जरूरत है भाई कार्य करने के लिए, काम करवाने के लिए। कहीं पर हमें चपरासी की जरूरत है, कहीं पर शिक्षक की जरूरत है, कहीं पर मैनेजर की जरूरत है, सुरक्षा रक्षक की जरूरत है, सेल्समैन की जरूरत है। ये सभी बातें इसमें आ जाती है। व्यक्ति का विज्ञापन हम कह सकते हैं, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन हम कह सकते हैं। विज्ञापन लिखते समय हमें कौन सी बात को गौर करना है, देख लीजिए। सबसे पहली बात है सभी का ध्यान आकर्षित हो, भाषा शुद्ध हो जाता है भाई, बहुत आसान होता है। जिसका ड्राइंग अच्छा है, जिसकी काल्पनिकता बहुत अच्छी है, कौशल अच्छा है, उसके जेब के अंक होते हैं ये 5 अंक। और बहुत समय नहीं बिताना है। हाँ भाई अपना ड्राइंग अच्छा है तो आपने एक ड्राइंग में ही बहुत सारा समय निकाला, और नहीं करना भी नहीं है। आपका समय का नियोजन लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सभी का ध्यान आकर्षित हो, इतनी अच्छी तरह से बनाना है। भाषा शुद्ध होनी चाहिए। उसमें जो आप विशेषताएं बताएंगे ना उस प्रोडक्ट के लिए, फिर आपको समझ लीजिए वस्तु के संबंध में लिख रहे हैं, गृहोपयोगी वस्तु है। अब समझ लीजिए केश तेल है, केश तेल की विशेषताएं, केश तेल में जड़ी बूटियों का समावेश है, आयुर्वेद के तत्व पर बनी हुई है, केश तेल का बालों पर होने वाला असर क्या है, इन सभी बातों को यहाँ पर विशेषता में बताना है। यहाँ पर आकर्षक ढंग से, विज्ञापन का नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से होना चाहिए। सबसे पहला हेडिंग जो होता है ऐसे स्क्वायर लगाना है, उसके सबसे पहले ऊपर जो है आपका हेडिंग होता है। विज्ञापन किस चीज का आप बना रहे हो। अगर समझ लीजिए शिक्षक की जरूरत, सुरक्षा रक्षक की जरूरत है तो वहां पे वो हेडिंग आएगा। यहाँ पर आयुर्वेदिक केश तेल, केश कांति केश तेल, आयुर्वेदिक केश तेल, ये हेडिंग आएगा। और फिर वो बहुत ही आकर्षक लिखना है। आप बहुत सुंदर सुंदर उसकी कल्पना कर सकते हो और उस अक्षरों में ही बाल दिखा सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। आकर्षक बनाना है तो स्पष्ट नाम स्पष्ट होना चाहिए और आकर्षक ढंग से अंकित करना है। बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब होना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है भी, आप जिस प्रोडक्ट के लिए आप विज्ञापन बना रहे हो उसकी आवश्यकता क्या है, आज की स्थिति में हमें कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है, इसका भी अभ्यास होना जरूरी है। तो यहां पर बताया गया है कि लोगों की पसंद क्या है, लोगों को क्या पसंद आएगा। फिलहाल मैंने अभी उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगी बच्चों की, आपको टीवी पर बताया जाता है कि क्रिकेटरों के द्वारा ही बताया जाता है कि ये गेम खेलना है, वो गेम खेलना है, क्रिकेट के आधार पर अगर होगा तो। और उसके पास में बताया जाता है कि ये जो है वो खेलना है तो आपकी जिम्मेदारी पर खेले। आकर्षित तो हम होते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर ने किसी ने की होगी तो हम आकर्षित हो सकते हैं। किसी रनर ने अगर एडिडास शूज की एडवर्टाइज की है तो हम आकर्षित हो सकते हैं उसकी तरफ। तो ये जैसे फंडा विज्ञापन का दूरदर्शन पर निभाया जाता है, वैसे भी हमें पसंद देखनी पड़ती है, आदत देखनी पड़ती है, फैशन देखना पड़ता है और आवश्यकताओं का वहां पे प्रतिबिंब होना विज्ञापन में बहुत जरूरी होता है। गुणवत्ता, उत्पादन, महत्वपूर्ण, छूट का उल्लेख। तो उत्पादन की गुणवत्ता, जैसे कि मैंने अभी केश तेल के बारे में बता दिया, महत्वपूर्ण, छूट का उल्लेख, आपको कितने प्रतिशत छूट मिली है, 25% मिली है या 25% मिली है, तो वहां पर भी वो लिखना है। विज्ञापन में संपर्क लिखना है। अगर समझ लीजिए आपने फ्लैट किराए पर देना है तो आपको संपर्क लिखने के लिए उसका वहां पे पता लिखना आवश्यक है, संपर्क लिखना आवश्यक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक है, ईमेल आईडी लिखना है, संक्षेप में हो। बहुत बड़ा लिखते समय निबंध जैसे लिखना नहीं है आपको, मैंने पहले ही बता दिया है। आपके चौकोन होगा, एक तरफ आपका चित्र होगा, एक तरफ आपकी विशेषताएं होगी, हेडिंग बड़ा सा होगा, स्लोगन होना आवश्यक जरूरी है, आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश हो। अब इसका उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे विज्ञापन बनाया नहीं गया है,
लेकिन विज्ञापन लिखते समय ध्यान में रखने की बातें जरूर बताई है। शीर्षक सबसे पहले बताया है, आपको स्कूटर का नाम बताकर यहाँ पर आपने शीर्षक लिखा है, तो यहाँ पर स्कूटर का चित्र बना दिया और आपने यहाँ पर बड़ा सा नाम बता दिया। अब बड़े से अक्षरों में यानी सुंदर अक्षरों में आपने वो लिखा जरूर है, उसके थोड़े से छोटे अक्षरों में आपको दूसरे पड़ाव की तरफ जाना है। कौन सा? अब सफर बने आसान, स्पीडो स्कूटर के साथ। स्पीडो स्कूटर का विज्ञापन है। आपने यहाँ पर स्लोगन बना दिया है। विशेषता उसकी है, कौन सी विशेषता है स्कूटर की? शानदार माइलेज है उसका, दमदार इंजन है और स्टाइलिश लुक है, कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तक तय करती है। यहाँ पर क्या बताया? इसकी गुणवत्ता बताई है भाई। पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो आगे आप ये भी लिखेंगे, सफर का मजा ले स्लोगन यहाँ पर बता दिया है। हर मोड़ पर भरोसा, स्पीडो स्कूटर का वादा। बहुत आसान होता है इतना लिखने पर। और स्कूटर का चित्र निकाला, नीचे आपने के अनुसार जहां पर दुकान के लिए यहाँ पर बताया गया उसका वहां पे पता लिखा, तो भी बहुत अच्छी तरह से आप विज्ञापन लिख सकते हो। और आपके ये जेब के मार्क्स होते हैं, अंक होते हैं, उसको गंवाना नहीं छात्रों, बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर ये आपका विज्ञापन जो है बहुत आकर्षक बनाना है। यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, उसे थोड़ा सा बॉर्डर कर लेना है और ड्राइंग अच्छा निकालना है। अक्षरों के ऊपर ध्यान देना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो या व्याकरणिक दृष्टि से गलतियां ना हो, इसका ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर देना जरूरी है, पता लिखना जरूरी है, ये सभी बातें। आगे बढ़ते हैं। हम इस उपयोजित लेखन का सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा आता है? ये जो है निबंध लेखन। और इसी में बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि हमें कितना लिखना है, तब जाके हमें 7 अंक मिलते हैं। 7 अंकों के लिए होता है भाई, ये कम नहीं है मार्क्स, बहुत से मार्क्स है 7 अंकों के लिए। अभी तक आपने क्या देखा? 5, 4, 5, 5 ऐसे मार्क्स देखे या अंक देखे। अभी आप आखिरी पड़ाव की तरफ आ रहे हैं उपयोजित लेखन के और रचना विभाग के। तो आखिरी विभाग जो है निबंध लेखन का है। और निबंध लेखन जो है, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दे। कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना है? निबंध लिखते समय प्रारंभ करना आवश्यक है, विषय विस्तार करना आवश्यक है, समापन इस क्रम से लिखें। एक तरफ से शुरू किया है भाई, लास्ट मोमेंट तक आप रुकते ही नहीं होता है ऐसे। उसका आरंभ कैसे होना चाहिए, प्रारंभ कैसा आकर्षक होना चाहिए, इसको ध्यान में लेना है। तो प्रारंभ होते समय आपको वहां पर कविता की लाइंस हो या आपकी खुद की एक व्याख्या किसी एक सब्जेक्ट पर, समझ लीजिए अब एक भारत के ऊपर आप लिख रहे हो और आपकी भारत भूमि की विशेषताएं या भारत भूमि महान है, ऐसे अगर लिखा जाए तो हम भारत के लिए 4 लाइंस तो लिख सकते हैं। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा। ये 2 लाइंस आप लिखकर आरंभ कर सकते हो। तो महानता क्या क्यों है इसकी व्याख्या बना सकते हो, प्राचीन काल से आरंभ कर सकते हो, परंपराओं को ले सकते हो। प्रारंभ किया है आपने, फिर आपने मध्य में आकर विषय विस्तार किया, जो जिस आज की मध्य की स्थिति को आपने बताया, प्राचीन काल बता दिया, फिर मध्य काल बता दिया, फिर समापन में आज की स्थिति को चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, हमने जो तब्दीली लाई है, बदलाव लाए हैं, तंत्र ज्ञान, विज्ञान, इन सब की बातों पर ध्यान देंगे। और फिर हम संतुलित रूप से लिखेंगे, अच्छी बुरी बातों को सभी बातों को देखेंगे। जो कुछ नहीं हुआ था पहले जमाने में वो अभी हो रहा है, नहीं हुआ था वो क्यों अच्छा था, आज नहीं हो रहा है क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, इन सभी बातों को वहां पे लिखना बहुत जरूरी है। भाषा प्रवाही होनी चाहिए, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। तो ये जो है ना, शुद्ध सुवाच्य अनुसार निबंध लिखे, शुद्ध सुवाच्य अनुसार निबंध लिखे। बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, शुद्ध भाषा में लिखना है और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से सतर्कता से लिखना है।
निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक हो। पढ़ने वाले को भी लगना चाहिए अरे क्या लिखा है भी। प्रदूषण पर है तो प्रदूषण की पहली स्लोगन्स बहुत सारे आते हैं। वृक्षारोपण के है या वृक्ष के ऊपर है तो उसके स्लोगन्स आते हैं, उसको वहां पर लिखना है। मध्य में आप डाल सकते हो 2-3 लाइन्स ऐसे, आखिर में डाल सकते हो। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। व्याकरणिक दृष्टि से ज्यादातर गलतियां ना करें। शुद्ध का अर्थ यही होता है सुवाच्य यानी सुंदर अक्षरों में। निबंध के प्रकार कितने होते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है भाई। तो आत्मकथात्मक निबंध, आत्मकथात्मक निबंध आया तो वो वस्तु, प्राणी, पशु, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना है। स्वयं को स्थापित करना है, इसका अर्थ क्या होता है? समझ लीजिए मैं पंछी होता तो इस तरह से दिया है। हम तो पंछी नहीं है, हमने पंछी बनकर कहीं कभी नहीं देखा है, फिर हम कैसे लिख सकते हैं? लेकिन हमने पंछी को देखा है, पंछी कैसे होता है, वो क्या क्या करता है ये देखा है। फिर हम में उस पंछी को लाएंगे और हम खुद पंछी बनकर वहां पे अपने आप को प्रकट करेंगे। फटी पुस्तक की आत्मकथा, हम थोड़ी पुस्तक है, लेकिन पुस्तक बनकर, पुस्तक में जान डालकर पुस्तक क्या बोल सकता है, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता है ना। और वो शब्दों में ताकत होनी चाहिए, वो करना आना जरूरी है और बहुत सुंदर लिख सकते हो आप। आज की स्थिति उसकी कैसी है, पहले कैसी थी, आगे कैसी आएगी, बदलाव उसमें कितना आया है, कौन सी पुस्तकों को कितना महत्व दिया जाता है, या उसकी निर्मित कैसी हुई है, ये सभी बातें उसमें इंक्लूड होती है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। तो पशु, व्यक्ति, जगह पर स्वयं को स्थापित करवाना बहुत जरूरी है कि शरीर में, दूसरे के शरीर में जाकर स्वयं समझकर लिखना है। वैचारिक निबंध विचारों को प्रधानता देता है। वैचारिक निबंध में क्या? अपने विचारों को। फिर आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, पठन अच्छा होना चाहिए, अतिरिक्त पठन ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अच्छे विचारों को वहां पे प्रकट कर सकते हैं। प्रधानता देता है, वर्णन उसमें आना चाहिए, कथन आना चाहिए, कल्पना से बढ़कर विचार को महत्व होता है। आप कल्पना करनी आनी चाहिए, कैसे ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, ऐसा है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है तो कैसा अच्छा नहीं है। ये सभी बातें विचारों के तहत प्रधानता देती है और ये यहाँ पर वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार करके वहां पर प्रस्तुत करनी होती है। विचारों को पक्ष और विपक्ष में लिखे। इसका अर्थ क्या होता है? आप अच्छी बातों को लिखते लिखते आपके उसमें विपक्ष यानी उसके विरोध में भी थोड़ा सा लिखना होता है। दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों को संतुलित रखना पड़ता है और तभी आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। अब समझ लीजिए शिक्षा से प्रगति, अगर आपने ये लिया है तो शिक्षा जीवन में महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा यानी क्या? हम जो पढ़ते हैं उसका। तो अगर पढ़ते हैं तो पहले जमाने में किस तरह से पढ़ाई होती थी, उसका असर क्या? अब पढ़ाई हो रही है, कौन से विषय में हो रही है, ये सही है। अगर इसके साथ ये भी होगा तो कितना अच्छा होगा, अगर ये नहीं है तो उसका जीवन पर क्या असर होता है। ये सभी बातें बहुत जरूरी है और ये आप कर सकते हो। विचारों को पक्ष विपक्ष में लिखना ऐसे कहा जाता है। यानी भारत में बढ़ती तादाद में उन्नति ऐसे कहा जाए तो आप उन्नति के तहत बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। शिक्षा में उन्नति या तंत्र ज्ञान में उन्नति, विज्ञान में उन्नति यानी कि प्रगति। तो लिखते समय इस विज्ञान से हुई अच्छी बातें, इस विज्ञान से घटी गलत बातें, इन दोनों को आपको संतुलित रूप से आगे बढ़ाना है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने उदाहरण दिया, वर्णनात्मक निबंध, स्थानों, वस्तुएं, पृष्ठों पर निबंध तैयार कीजिए। तो यहाँ पर निबंध तैयार करते समय हमें उस स्थान पर या वस्तुओं पर ये निबंध वर्णन करना है। उस चीज का या उस स्थान का वर्णन करते हुए वर्णनात्मक निबंध आता है। तो यहाँ पर आज अभी तक
हमने बहुत सारी चीजें उपयोजित लेखन इसकी देखी, पूरे प्रति पत्र का अभ्यास अंकों के तहत किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जहां पर आकर बच्चे थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर होते कि इसका नियोजन कैसे करें, तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूं कि मैंने कितना लिखना है ये बता दिया है, कैसे लिखना है ये बता दिया है, और आगे जाकर आप इस सब को गौर करके, आपका नियोजन करके, समय का नियोजन करके इस उपयोजित लेखन को आपके तहत ढाल लेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, और उम्मीद करती हूं हर एक बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हिंदी पेपर के छात्र को इसका उपयोग हो और आप करवा कर लेंगे, और आपके समय के नियोजन के अनुसार आपके ये 5-5 अंक, 7 अंक सब आपको मिले, ये कामना करती हूं। और यहाँ पर आपको उपयोजित लेखन समझ में आया होगा, इसकी उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।